Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पाल वंश से संबंधित जो चर्चा है उसी को आगे बढ़ाते हुए देवपाल से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में देखा कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने पाल साम्राज्य को विस्तृत किया और धर्मपाल की मृत्यु के बाद देवपाल 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक के मध्य शासन किया। उसके जो कार्यकाल है 40 वर्षों का था और इन 40 वर्षों में देवपाल ने न केवल अपने पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य की सुरक्षा किया बल्कि इसको विस्तृत भी किया। देवपाल पाल वंश का सबसे महानतम और सबसे शक्तिशाली शासक था। वह राष्ट्रकूटवंशी कन्या रन्ना देवी और धर्मपाल का संतान था। और जैसा कि जो एक खालिमपुर धर्मपाल का खालिमपुर अभिलेख है उसमें चर्चा मिलता है कि त्रिलोचन पाल इसका बड़ा भाई था, लेकिन धर्मपाल के कार्यकाल में ही इसका देहांत हो गया। फलतः यह उत्तराधिकार के लिए कोई संकट का कारण नहीं था। जो देवपाल है वह अपने पिता धर्मपाल के समान ही परमेश्वर, परम भट्टारक, महाधीराजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण किया और वह अपने साम्राज्य को विस्तृत और सुरक्षित करने में सफल रहा। अपने उपाधियों के अनुकूल ही जैसा कि वर्णन हम देखते हैं देवपाल के मुंगेर अभिलेख में यह वर्णन मिलता है कि उसने विंध्य पर्वत तथा कम्बोज तक सैनिक अभियान किया। फिर परवर्ती शासक नारायणपाल के बादल अभिलेख में हम यह एक चर्चा उसके विजय से संबंधित चर्चा में पाते हैं कि दर्भपाणी ने रेवा यानी नर्मदा के पिता विंध्याचल तथा गौरी के पिता हिमांचल के बीच बसे पश्चिम समुद्र यानी कि अरब सागर से पूर्वी समुद्र यानी बंगाल की खाड़ी तक के संपूर्ण क्षेत्र को देवपाल का करदराज बना दिया। फिर इसी तरह हम इसी अभिलेख बादल अभिलेख में आगे देखते हैं कि उसने उत्कलों को उखाड़ फेंका, हूणों के गर्व को दमन किया, फिर द्रविड़ और गुर्जरों के अभिमान को मिटाया और जो समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र हैं, जो समुद्र से घिरी हुई समस्त पृथ्वी है उस पर अपना शासन किया। तो यह बादल लेख में एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। लेकिन फिर हम एक अन्य अभिलेख भागलपुर अभिलेख में देखते हैं कि उसने जो देवपाल का सेनापति चचेरा भाई और सेनापति जयपाल था, इसने उत्कलों को अपने नियंत्रण में लिया और असम नरेश को अपनी आज्ञा पालन हेतु विवश किया। तो इस प्रकार जो वर्णन हम देखते हैं इससे लगता है कि देवपाल एक शक्तिशाली शासक था और उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कई अभियान किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसा जो इस समय का वातावरण अगर हम देखें, जो गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट था उसका उत्तराधिकारी रामभद्र एक अयोग्य शासक था और गोविंद की मृत्यु के बाद जो राष्ट्रकूट शासक गोविंद था उसकी मृत्यु के बाद वहाँ भी अराजकता फैला हुआ था। तो इन परिस्थितियों का लाभ देवपाल ने उठाया और वह रामभद्र और भोज जो गुर्जर प्रतिहार के शासक थे इन लोगों को पराजित किया और अपने सत्ता का विस्तार किया। तो इन परिस्थितियों में देवपाल जैसे महान और शक्तिशाली सेना नायक के लिए यह संभव था कि वो अपने राज्य विस्तार में लगे। हम अगर प्राप्त तथ्यों से का अवलोकन करें तो जो हूण है वह संभवतः मालवा के हूण मंडल के निवासी रहे होंगे। और यदि हम इतिहासकार तारानाथ जो तिब्बती इतिहासकार हैं उनके वर्णन को देखें तो वह कहते हैं कि देवपाल ने उड़ीसा में अपने अभियान किए। तो इससे यह पता चलता है कि उन्होंने उत्कल अभियान जो किया था उस समय
उड़ीसा या उत्कल में करवंशी शासक शिवकर द्वितीय शासन कर रहा था और उसी को पराजित करके उत्कल क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया देवपाल ने। फिर जब हम अगर द्रविड़ शासक की बात करें तो अल्टेकर महोदय द्रविड़ों की समानता राजपूतों से करते हैं कि राजपूत शासक जो अमोघ वर्ष है उसी को पराजित किया होगा देवपाल ने। लेकिन बीपी सिन्हा का जो वर्णन है इतिहासकार बीपी सिन्हा का, उन्होंने यह बताया कि जो कांची के पल्लव ही द्रविड़ों से समानता रखते हैं, क्योंकि जो मुंगेर अभिलेख है देवपाल का उसमें कहा गया है कि रामेश्वरम सेतुबंध रामेश्वरम तक देवपाल अपना सैन्य अभियान ले गया था। फिर अगर हम देखें कि गुर्जर प्रतिहारों में तो स्पष्ट है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसके शासक रामभद्र और भोज को देवपाल ने पराजित किया। इस प्रकार देवपाल पूरे उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहा और दक्षिण भारत और विंध्याचल के क्षेत्रों तक, विंध्य पर्वत के क्षेत्रों तक भी अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयत्न किया होगा या उन लोगों को करदराज बनाया होगा। और ये अधिकतम समय के लिए नहीं तो कुछ समय के लिए अपने शासनकाल तक के लिए ही तो इन लोगों को करदराज बनाने में वह सफल रहा। हम देखते हैं कि देवपाल अपने वंश का महानतम शासक था और उसके समय में पाल साम्राज्य अपने उत्कर्ष के पराकाष्ठा तक पहुंच गया था। जो पाल इतिहास में पहला अवसर था कि उसका प्रभाव, जो पाल वंश का प्रभाव है असम, उड़ीसा, सुदूर दक्षिण तक हो गया और देवपाल अपने जीवन पर्यंत इन क्षेत्रों पे अपनी अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। इन कार्यों में वह अपने योग्य अमात्य दर्भपाणी और केदार मिश्र का भी सहयोग प्राप्त किया और वह स्वयं ही विद्वान था। फिर वो अपने चचेरे भाई जो जयपाल था वह योग्य सेनापति था और इन्हीं सबके सहयोग से वह अपने साम्राज्य विस्तार में सफल रहा। फिर हम देखते हैं कि अपने पिता के ही समान वह एक उत्साही बौद्ध था और निष्ठावान बौद्ध था, नैष्ठिक बौद्ध था और अपने अगर इतिहासकार तारानाथ का वर्णन देखें तो हमें पता चलता है कि वह देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनः स्थापना करने वाला मानता है और वह वर्णन करता है कि अनेक मठों और विहारों का निर्माण करवाया। उदयपुरी में जो बौद्ध मठ है उसका निर्माण देवपाल ने ही करवाया था। और एक अन्य वर्णन से जो जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव है उसके कहने पर उसने नालंदा विहार की स्थापना हेतु 5 गांव दान में दिए थे। फिर वह नालंदा जो एक अन्य बौद्ध विद्वान वीरदेव हैं उनके समान करते हुए उसे नालंदा विहार का अध्यक्ष स्थापित बना दिया। फिर जो नालंदा के आसपास से अभिलेख प्राप्त होते हैं उससे हमें पता चलता है कि जो देवपाल है नैष्ठिक बौद्ध था और वो धार्मिक रूप से अच्छा शासक था। वह सभी धर्मों का आदर करता था और किसी की तरह के प्रति कोई भी कट्टरता का भाव नहीं रखता था। इस प्रकार जो धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में बंगाल की प्रतिष्ठा अपने इतिहास में एक अलग मायने रखती है, क्योंकि अगर हम देखें तो पाल शासकों के पूर्व और बाद कभी भी उसको ये प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई जो कि धर्मपाल और देवपाल ने दिलाई। इस प्रकार जो देवपाल से संबंधित वर्णन है वह समाप्त होता है और अगली कक्षा में हम लोग परवर्ती पाल शासक और पाल शासन का महत्व देखेंगे। फिर उसके अगले कक्षा में हम लोग पाल कालीन कला इत्यादि के विषय में चर्चा करेंगे। इस तरह हमारा वर्णन समाप्त होता है और आप सभी विद्यार्थियों से यह नम्र निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि आप सभी अध्ययन करें और सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उसका प्रयोग करते हुए भारत के जो रसोई घर में जैसे हल्दी, अदरक और मिर्च इत्यादि का सेवन करते हुए गर्म जल का ही सेवन करें और मास्क इत्यादि लगाकर ही घर से बाहर जाएं, क्योंकि जो
कोविड-19 जो महामारी कोरोना महामारी है वह उसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है और यह हम लोगों के घर परिवार तक भी पहुंच गया है, क्योंकि मेरे एक ससुर डॉक्टर राजकिशोर शर्मा का देहांत हाल ही में हो गया और वह एक प्रबुद्ध मृदुभाषी और एक योग्य व्यक्ति थे और समाज सेवा के लिए तत्पर थे। फिर भी किन्हीं कारणवश वह कोरोना के चपेट में आ गए। तो इसलिए और गोपालगंज और छपरा और बिहार का इस समय का जो स्थिति है वह हमें सचेत रहने को कहता है। तो आप सभी पढ़े लिखे विद्वान हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इस महामारी में एकजुटता दिखाएं और इससे विजय प्राप्त करने में सरकार का, अपने घर परिवार का मदद करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।